नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। करौली से ये बड़ी खबर है, गैंगस्टर और अपराधियों को फॉलो करना लोगों को भारी पड़ रहा है। अपराधियों को फॉलो करने वाले 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन गार्जियन के तहत ये कार्रवाई की गई है। कैलादेवी थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और लगातार पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। जो लोग गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, अपराधियों को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। और करौली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गैंगस्टर और अपराधियों को फॉलो करने वाले 5 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन गार्जियन के तहत लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और चूरू के सादुलपुर से खबर है, जहां पर मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। लसेड़ी गांव के ही 5 से 6 लोगों पर लादडिया गांव के कृष्ण नायक की हत्या का आरोप है। मृतक मजदूर पिछले कई दिनों से लसेड़ी में मजदूरी कर रहा था। हत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। राजगढ़ पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। तो 5 से 6 लोगों पर ये आरोप लगे हैं। एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायक युवक युवती तीसरे दिन भी पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरे। करीब 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने पर गांधीनगर पुलिस ने रविवार देर शाम को माइक अनाउंसमेंट के जरिए युवक युवती को नीचे आने की अपील की। पुलिस ने कहा कि वे नीचे उतरते हैं तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस ने चेतावनी भी दी कि जो कोई इनको टंकी पर चढ़ने रहने के लिए प्रेरित करेगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस की समझाइश के बावजूद कोविड स्वास्थ्य सहायक नीचे आने को तैयार नहीं थे। बता दें, शुक्रवार को पेश हुए बजट में CHA नियुक्ति की घोषणा नहीं हुई और ऐसे में 4 महिला और 2 पुरुष गांधीनगर के पहुंचे और यहां पर पानी की टंकी पर चढ़ गए और बजट घोषणा में वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उधर दौसा में पीएम मोदी ने एक बार फिर से ERCP के मुद्दे को लेकर प्रदेश की नई उम्मीद जगाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन समारोह के बाद रैली में न सिर्फ पीएम ने ERCP को नए अंदाज में जनता के सामने पेश किया, बल्कि कांग्रेस की राजनीति पर तंज कस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी के भी संकेत दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सियासत की बात। साथियों, राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। पानी और ERCP पर CM PM संवाद। मेरा इतना रिक्वेस्ट है, 16 परियोजना चले देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपसे बड़ा आभारी रहेंगे राष्ट्रवादी। मौका भले ही देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन का था, लेकिन दौसा में पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो अटकल लग रही थी, कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला। चुनावी साल में 1 महीने के अंदर पीएम के दूसरे दौरे को लेकर राजस्थान को कुछ न कुछ पाने की उम्मीद थी और ERCP के मुद्दे को लेकर एक बार फिर दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। सीएम ने पीएम से मांग की तो पीएम मोदी ने भी राजस्थान को एक नई उम्मीद जगाई। अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे, ये हमारे इश्यू बना हुआ है, क्योंकि आपने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में, अजमेर में जिक्र किया था कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चले देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपसे बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थानवासी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में भी पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पुरानी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक को जोड़कर
एक बड़ी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है। चुनावी साल में सियासत की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन समारोह के बाद रैली में पीएम मोदी ने न सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कामकाज पर तंज कसा, बल्कि राजस्थान में डबल इंजन सरकार की जरूरत की बात भी की। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। राजस्थान को स्थिर और विकास वाली सरकार चाहिए, तभी राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो पाएगा, तभी राजस्थान तेज विकास के रास्ते पर चल पाएगा। आज मैं राजस्थान में डबल इंजन सरकार के लिए उत्साह देख रहा हूं। चारों तरफ वही मुझे नजर आ रहा है। यहां दौसा में भी ये उत्साह साफ साफ दिख रहा है। रैली में पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिना नाम लिए इशारों में निशाना साधा। उन्होंने बजट भाषण के दौरान हुई गलती को लेकर कहा कि ये कांग्रेस है जिसके पास न तो विजन है और न ही बातों में वजन। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। साथियों, मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। पीएम मोदी ने रैली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी सरकार के फोकस का जिक्र करते हुए कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने से डरती थी, लेकिन हमने देश के हर कोने में सड़कों का जाल बिछा दिया। जाहिर है पीएम मोदी इस बार हर हाल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते देखना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की कमियों को, खामियों को भी उजागर करने से नहीं चूके और यही आह्वान किया जनता का कि वो बीजेपी की सरकार बनाएंगे, तभी सूबे में विकास की गंगा बहेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, धनावड़ गांव, दौसा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने आज अच्छा अवसर गवा दिया। आप पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के आश्वासन को पूरा करते तो प्रदेश की जनता स्वागत करती। तो ईआरसीपी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की और इसी को लेकर ये ट्वीट सामने आया है। वहीं पीएम मोदी के दौरे पर सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री जी दूसरी बार राजस्थान आए, लेकिन ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की दिशा में आज भी कोई कदम नहीं उठाया। ईआरसीपी 13 जिलों के लिए संजीवनी है और लाखों लोगों की समृद्धि का सवाल है। इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से बचना ठीक नहीं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने रीको पर भड़ास निकालते हुए कहा कि रीको एक ऐसा स्वायत्त शासी कॉरपोरेशन है जहां अब एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। कोटा में उद्यमियों के एक कार्यक्रम में धारीवाल ने ये बयान दिया, जब उद्यमियों की तरफ से ये मांग उठाई गई कि कोटा के आबादी के बीच आ चुके रीको क्षेत्र में कन्वर्जन और नियमन के काम लंबे समय से अटक रहे हैं, इन्हें पूरा किया जाए। और इसी दौरान धारीवाल ने बाद में कहा कि रीको कई तरह के प्रोग्रेसिव प्लानिंग्स के कामों में कानूनी अड़चनें खड़ी करता है और खुद के स्तर पर फैसले लेने का राग अलापता है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी, बिल्कुल कॉर्पोरेशन है, कोई बात कहते हैं तो हमारा तो कॉर्पोरेशन है, हम खुद ही तय करेंगे। ये अफसरों का बनाया हुआ जो कमजोर मंत्री होते हैं ना, उनको अफसर जब बेवकूफ बनाते हैं तो कोई ना कोई अथॉरिटी बना देते हैं, कोई बोर्ड बनवा देते हैं।
कोई कॉर्पोरेशन बनवा देते हैं, ये उसी के काम है। वहीं अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने रविवार को जिला परिषद में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण विकास और पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें मनरेगा में लापरवाही बरतने पर जमालपुर के वीडीओ वीरेंद्र तिवाड़ी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। वहीं 4 अन्य वीडियो को चार्जशीट भी दिया है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों को जिला बदर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की बैठक के बाद अगले 7 दिन में दोबारा बैठक को रिव्यू किया जाएगा और अधिकारी अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठक में आए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। देखिए, मोदी जी जिस एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन कर रहे हैं, ये पहले कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी के द्वारा ही ये प्लान किया गया था, लेकिन इनकी सरकार बनने के बाद में इसका रूट भी चेंज किया गया कि हमारा नाम नहीं हो, नाम की कोई बात नहीं है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए कांग्रेस लेके आई है, और मोदी जी जिस प्रकार इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम 200 लोगों का है, फिर उसके बाद इसी रोड के नाम पे रैली कर रहे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के चर्चित विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी हत्याकांड का मास्टरमाइंड और गैंग के सरगना शिवराज सिंह जसूरिया और उसके साथी शिवराज उर्फ शेखू बन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपसी गैंगवार में पिछले साल 9 नवंबर को दिन दहाड़े कॉलोनी में विजेंद्र सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस केस में करधनी थाना पुलिस गैंग के सरगना शिवराज सिंह सहित 12 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में सामने आया कि बदमाशों ने शिमला, अयोध्या, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, नागौर में अलग अलग जगहों पर पुलिस से बचने के लिए फरारी काटी थी। उधर कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। 2 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने बच्चे के शव को अस्पताल के गेट पर रखकर आक्रोश जताया। परिजनों ने कहा कि 2 साल की मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद एमबीएस अस्पताल लाया गया था। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर ने अन्य यूनिट की बात कहते हुए समय पर इलाज शुरू नहीं किया। इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। वहीं मामले पर बीजेपी नेता यासीन मोहम्मद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अभी भी हालत सुधरे नहीं है और डॉक्टर की लापरवाही के चलते बच्चों की मौत हो रही है। वही लापरवाही हुई जब तो बच्चे की शादी हुआ, आज नहीं तो ऐसा थोड़ी होता। डॉक्टर टाइम पे देख ले तो सही, टाइम पे देखे तो होता ना सही बच्चे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ऐसा टाइम पे नहीं देखा बच्चे, टाइम पे नहीं देखा ना उन्होंने। कल उनको बताया कि साहब ये तो एक्सपायर हो चुका है। मैंने कहा साहब ये इमरजेंसी का मतलब क्या है कि जब आज भी इमरजेंसी में तो बच्चे के डॉक्टर पूरे होते हैं, ये बच्ची के आपकी लापरवाही से ये बच्ची अगर 7, 8, 9 महीने की थी बच्ची, उसके जो फादर थे ठेला चला के मजदूरी करते, आज अशोक गहलोत जी ने क्या व्यवस्था बनाई गरीबों के लिए। उधर कोचिंग नगरी में 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। नाबालिग को अंता इलाके में बंधक बनाकर 7 दिनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और जान से मारने की भी धमकी दी गई। पीड़िता के पिता ने नयापुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। एरिया में गुब्बारे बेच रही थी, तभी वहाँ उसके गांव का रहने वाला आया, एक व्यक्ति आया और उसे मील खिलाई और बाइक पर बैठा करके जबरदस्ती ले गया अपने गांव, जहां से उसने 7 दिन तक उसे बंधक बना के रखा और उसका देह शोषण किया, उसके साथ गलत काम किया। बालिका के पिता ने नयापुरा थाने में गुमशुदगी और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बालिका की आयु 17 वर्ष है। उसको अभी 164 के बयान के बाद पुनर्वास किया जाएगा। बालिका पढ़ी लिखी नहीं है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स का विरोध लगातार जारी है। प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजनाओं सहित तमाम सरकारी योजनाओं का बहिष्कार कर दिया है। एक दिन पहले इमरजेंसी सेवाओं का भी 24 घंटे के लिए बहिष्कार किया गया था। इसी मुद्दे को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के तत्वाधान में गठित स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारी डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कमेटी से जुड़े पदाधिकारी डॉक्टर्स ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक निजी अस्पतालों में सभी सरकारी चिकित्सा योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा।
कोई बात नहीं, वहां पे बुलाए गए हमारे जो चिकित्सक प्रतिनिधि वहां गए, उन्होंने पुरजोर ढंग से आरटीएच बिल में जो खामियां विसंगतियां और उसका विरोध किया और अपनी बात रखने की कोशिश की, जो भी काफी हद तक अनसुनी की गई। उन्होंने जो भी अपनी तरफ से प्रयत्न था, चिकित्सक जो मौजूद थे उन्होंने किया। उसके बावजूद भी ऐसा लगा नहीं कि सरकार की कोई मंशा है कि राइट टू हेल्थ बिल को बैक की ओर जाने की कोशिश करे। खबर कोटा से है, जहां पर एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च कॉन्फ्रेंस भारत में होने जा रही है। ब्रिक्स देशों की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस 13 फरवरी से कोटा विश्वविद्यालय में आयोजित होगी। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने बताया कि इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स सदस्य देशों जैसे कि चीन, रूस और भारत, अफ्रीका और ब्राजील समेत 13 देशों के शोधार्थी जुटेंगे। इस दौरान तकरीबन 200 शोध पत्रों का वाचन होगा, जिनसे विषय सांस्कृतिक आदान प्रदान, जलवायु से जुड़ी हुई चुनौतियां, नया विकास बैंक और उद्यमिता विकास जैसे विषय शामिल रहेंगे। पांच कंट्रीज मिलकर के जो ये एब्रिवेशन बना है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों देश मिलकर के ये सेकंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इनकी जो थीम है ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड इन द ब्रिक्स कंट्रीज, नॉलेज शेयरिंग इन सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड द मल्टीलैटरलिज्म। और जो टॉपिक्स लिए खासतौर से इन्होंने, जैसे जलवायु परिवर्तन है या उद्यमिता को प्रोत्साहन है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। G20 को हम प्रिसाइड ऑलरेडी कर रहे हैं, भारत कर रहा है। ब्रिक्स हमारे यहाँ आ चुकी है कॉन्फ्रेंस। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम की गाइडेंस में और पूनम मैडम की हेल्प से हम G20 की कॉन्फ्रेंस। और अब बात गुलाब चंद कटारिया की नई जिम्मेदारी की करेंगे। बीजेपी के अंदरूनी समीकरण की गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद से बीजेपी की सियासत में बदलाव के संकेत हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन होगा अब नेता प्रतिपक्ष और कटारिया के जाने से कितना बदलेगा बीजेपी में सियासत। गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल की कुर्सी। इस बात की खुशी है कि एक सामान्य परिवार से और एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के इस पद पर भी जा सकता है। 23 की जंग से पहले बदली बीजेपी की रणनीति। विधानसभा में सबसे ज्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। राजस्थान में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। राजस्थान में रहे, उनका नाम पूरे राजस्थान के अंदर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ऐन पहले नेता प्रतिपक्ष रहे और बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के असम राजभवन जाने के बाद बधाई का सिलसिला जारी है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की बदलती सियासत के चर्चे भी तेज हैं। राजस्थान की राजनीति में गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के प्रोधा के रूप में मानते हैं। उनका राजस्थान की सक्रिय राजनीति से निकलकर असम के महामहिम राज्यपाल बनना निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो विशेष तौर पर मेवाड़ के अंदर जो कटारिया साहब का राजनीति का वर्चस्व था, उसमें निश्चित तौर पर उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को कमी खलेगी। पर मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल का पद माननीय गुलाब चंद जी के पद ग्रहण से सम्मानित होगा, पद सम्मानित होगा। गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाने की चर्चाएं काफी वक्त से थी, लेकिन बीते शुक्रवार को पीएम मोदी की कटारिया से फोन पर बातचीत के बाद तय हो गया था कि कटारिया को कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। पार्टी के निर्देशन के अनुसार जब काम करता है, ठीक प्रकार से करता है, तो हमारी ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी काम को देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे इतने लंबे समय के जीवन काल को देखा है। हमारी पार्टी की जो हाईकमान है उन्होंने भी हमको कई वर्षों से देखा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा है। बीजेपी के साथ ही आरएसएस से लंबे वक्त से जुड़े रहे गुलाब चंद कटारिया उदयपुर की सियासत में 3 दशक से बेताज बादशाह रहे। दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले में भी उनकी जबरदस्त पकड़ रही।
अभी उदयपुर जिले की 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी काबिज है, तो उदयपुर संभाग की 28 में से 15 सीटों पर 2018 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब गुलाबचंद कटारिया के सक्रिय राजनीति से हटने से दक्षिण राजस्थान की नब्ज पहचानने वाले एक कद्दावर नेता की बीजेपी में कमी हो जाएगी। वहीं कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान बीजेपी के अंदरूनी समीकरण भी बदलेंगे। लेकिन सवाल है कि चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। इसके ऐलान में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नाम की अटकलें लगने लगी हैं। इंतजार बीजेपी आला कमान के फैसले का है, लेकिन कयास किसी नए चेहरे को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया राजस्थान में बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। वे बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। कटारिया 1993 से लगातार 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वे राजस्थान के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं गुलाबचंद कटारिया। तो उदयपुर से 9वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं कटारिया। बहरहाल माना जा रहा है कि कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ राजस्थान को जीतने की बीजेपी आला कमान की प्लानिंग का ये एक हिस्सा भी हो सकता है। इससे बीजेपी की अंदरूनी सियासत को नए तरीके से तैयार करने में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मदद मिलेगी। तो पार्टी इस फैसले के दम पर युवाओं को नेतृत्व सौंपने के अपने सिद्धांत को और मजबूती देगी। कपिल श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान रोडवेज को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली घोषणा का संबंध सीधा रोडवेज कर्मियों से है, लिहाजा रोडवेज कर्मी इस घोषणा से खुश हैं। सीएम गहलोत से रोडवेज कर्मी लगातार 2000 नई बसों की खरीद की मांग कर रहे थे, लेकिन 2 की बजाय 1000 बसों की मांग को मान लिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा महिलाओं को लेकर की गई है। राजस्थान रोडवेज में अब महिलाओं को आधे टिकट पर सफर की सुविधा मिलेगी। इस घोषणा को चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन रोडवेज यूनियन की अहम मांगे जैसे राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग, सैलरी समय पर देने की मांग और बकाया भत्तों की भुगतान अभी भी बाकी है।